सभी साथियों को नमस्कार। मैं राहुल गोदारा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के लाइव सेशन के लिए सभी जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए भाई, आज की क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी या फिर बहुत ज़्यादा मैटर आज की क्लास में कवर हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम बड़ा बड़ा भाग हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से, श्वसन तंत्र से कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम श्वसन तंत्र के ऊपर व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं, इस जानकारी को आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी और साथ साथ हमें क्योंकि अगर समय मिलेगा तो हम रिवीजन भी करने वाले हैं कि जो भी हमने श्वसन तंत्र के अंदर पढ़ा है वो। तो एक बार मैं शुरुआत जो है वो कहाँ से करूँगा, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा वहाँ से शुरुआत करूँगा। और फटाफट एक बार बता दीजिए कि भाई आप जो कल की क्लास में करवाया गया आपको ये तमाम चीज़ें जो लंग वॉल्यूम्स और लंग कैपेसिटी है या फिर फेफड़ों का आयतन और फेफड़ों की क्षमताओं के संबंध में जो कल की क्लास थी वो आपने रिवीजन किया या नहीं किया, फटाफट आप बताइए भाई। टेस्ट सीरीज, मीनाक्षी जी, टेस्ट सीरीज के लिए ऐसा है कि टेस्ट सीरीज के अंदर आपको जोड़ देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन टेस्ट सीरीज के अंदर यहाँ जो क्लास के अंदर हमारा जो शेड्यूल चल रहा है उसके विपरीत थोड़ा सा चल रहा है। वहां पर हम यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 8 कर रहे हैं, वहां पर तो दोनों के अंदर आपस में सामंजस्य नहीं है। तो अगर आप लेट भी करें, आवाज आ रही है क्या आपको? पायल जी कह रहे आवाज नहीं आ रही है। विद्यार्थी बताएं भाई, आवाज आ रही है आपको या नहीं आ रही है? क्या आवाज सही आ रही है? आवाज क्लियर आ पा रही है आपको? फटाफट बताइए भाई। हाँ जी भाई, टेस्ट सीरीज का करवाते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज ये जो शेड्यूल चल रहा है इससे थोड़ी सी अलग चलेगी। वो दोनों एक साथ नहीं चल रही हैं, उसके अंदर अलग शेड्यूल से हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और ये अलग शेड्यूल से चला रहे हैं। तो उसका करते हैं प्रबंध थोड़ा सा जल्दी। तो चलिए भाई शुरू करें। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आप जो कल की क्लास में आपको पढ़ाया गया तो उसका एक बार हम जल्दी रिवीजन करते हैं। और उसी के साथ मैं पूछ रहा हूं कि क्या वो बच्चे पढ़ सभी जो कल की क्लास में करवाया था वो आप पढ़ के आए हैं या फिर नहीं आए हैं? फटाफट बताइए, मुझे सूचित कीजिए कि भाई कल की क्लास में जो पढ़ाया गया था वो आपने कल रिवीजन किया है या फिर नहीं किया। और अगर आपने पढ़ा है तो उसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको, क्योंकि उसके बिना हम जब आगे बढ़ेंगे तो वो सिर्फ एक रट्टा पद्धति होगी, समझने का उसमें कुछ नहीं रहेगा। तो आप पहले बता दीजिए कि आपको जो कल पढ़ाया गया है वो आप रिवीजन करके आए हैं या फिर नहीं रिवीजन करके आए हैं, और आपको समझ में आ चुका है क्या वो सब। सभी विद्यार्थी रिप्लाई करें भाई। कुछ विद्यार्थियों के रिप्लाई आ रहे हैं लेकिन सभी रिप्लाई करें कि कल की क्लास के अंदर जो पढ़ाया गया था वो आप रिवाइज करके आए हैं या फिर नहीं रिवाइज करके आए। चलिए भाई एक बार मैं पुनः उसको रिवाइज कर देता हूं। जो भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था उसको एक बार हम पुनः रिवाइज कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने प्रमुख रूप से जिन जिन चीजों को देखा था, हम देख रहे थे लंग्स या फिर फेफड़ों का आयतन हमने देखना कल की क्लास में शुरू किया था। फेफड़ों के आयतन के अंदर जो प्रमुख बातें हमने पढ़ी थी वो ये, आप दोनों फेफड़ों को एक साथ इस तरह से मिला दीजिए, दोनों फेफड़ों को इस तरह से आप मिला दीजिए। इसके अंदर वायु की वो मात्रा जो कभी बाहर नहीं निकल सकती है उसको हम क्या कहेंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम कहेंगे। रेजिडुअल वॉल्यूम कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम। और इसकी मात्रा कितनी है? 1300 मिलीलीटर इसकी मात्रा रहने वाली है। इसके बाद हमने एक बात देखी, इसके बाद हमने क्या कहा कि वो वायु की मात्रा जो आप बलपूर्वक अपने फेफड़ों से बाहर निकाल सकते हैं, और वो कैसे निकाल सकते हैं? सामान्य निःश्वासन के बाद, नॉर्मली जब आप एक्सेल कर रहे हैं, आपने सांस लिया और सांस को छोड़ दिया, उसके बाद जो आप वायु की मात्रा बाहर निकाल सकते हैं उसको आप क्या कहते हैं? एक्सपायरेटरी। उसको आप क्या कहते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और इसकी मात्रा कितनी है? 1200 मिलीलीटर। इसकी मात्रा कितनी है? 1200 मिलीलीटर। यानी कि वायु की वह मात्रा जो सामान्य निःश्वासन के बाद फेफड़ों से निकाली जा सकती है। इसके बाद हमने अगली जो वैल्यू है उसको हमने देखा था, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम साधारण जो सांस हम लेते हैं, सांस लिया और सांस को छोड़ा, ये वो मात्रा है जिसको हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम या फिर टीवी के नाम से इसको जानते हैं। और इसकी मात्रा कितनी है? 500 ml इसकी मात्रा है। इसकी मात्रा कितनी है?
500 ml इसकी मात्रा है। और इसके बाद हमने एक अन्य वैल्यू को देखा जिसके अंदर हमने ये देखा कि सामान्य प्रश्वसन के बाद, सामान्य रूप से इनहेल करने के बाद वायु की वह मात्रा जो बलपूर्वक फेफड़ों के भीतर भरी जा सकती है, जिसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के नाम से आप जानते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी है? 3000 ml है। इसकी वैल्यू कितनी है? 3000 ml है। ये आपको चित्र अगर याद है, ये चित्र अगर आपको समझ में आ गया है, तो यहां आपको तकलीफ नहीं होगी। तो यहां आपको तकलीफ नहीं होगी। यहां पर हमने किन किन चीजों को देखा है, पुनः एक बार आप इनको देख लीजिए भाई। यहां पर रेजिडुअल वॉल्यूम है, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम है और IRV है। इतनी सब चीजों को हमने यहां पर देखा है। इनकी संख्या याद होनी चाहिए और ये है क्या क्या चीजें, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये देखने के बाद अगली जो संख्याएं हैं, अगली जो संख्याएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको, ये फेफड़ों का आयतन है और वो क्या है? फेफड़ों की क्षमता या फिर लंग कैपेसिटी, या उसको क्या कहते हैं? लंग कैपेसिटी कहते हैं। लंग कैपेसिटी के अंदर क्या क्या चीजें, आप इन्हीं चीजों में से आप कुछ चीजों को इंक्लूड करते हैं, कुछ को एक्सक्लूड करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी को देखें तो आप इन सभी वैल्यू को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। यानी कि कुल फेफड़ों की क्षमता कितनी है, वो कितनी आ जाएगी? 6000। इसको प्लस कीजिए, इसको प्लस कीजिए, इसको प्लस कीजिए और इसको प्लस कीजिए, तो ये कितनी आ जाएगी? 6000 वैल्यू इसकी आ जाएगी, या फिर 6 लीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप ये पता लगाना चाहें कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी है, कि हम इंस्पायर कितनी सांसें, कितनी वायु की मात्रा हम अपने फेफड़ों में भर सकते हैं, तो ये कौन सी होगी? टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV को इसमें प्लस कर दिया जाएगा। अगर इसमें हम पता लगाना चाहें कि कितनी वायु की मात्रा हम बाहर निकाल सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, या फिर हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को देखें तो इसके अंदर ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या कर दी जाएगी? प्लस कर दी जाएगी। अगर हम वाइटल कैपेसिटी को देखना चाहें तो वाइटल कैपेसिटी के अंदर ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी कि यहां से लेकर हम यहां तक ये तीनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे। 4700 हमारा उत्तर इसमें आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े भाई। यहाँ पर तमाम जो बातें यहाँ पर लिखी हुई है वो कल की क्लास में हमने डिस्कशन कर ली थी। वैल्यूज को आपने भूलना नहीं है, वैल्यूज को आपने भूलना नहीं है। ये सेम डायग्राम है, इसको भी मैंने कल आपको बोला था कि आप रोक कर इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक एक बात मैं यहाँ पर पुनः फटाफट आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि क्या क्या बातें यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ लिखा हुआ टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि फेफड़ों का कुल आयतन, फेफड़ों का कुल आयतन, यानी कि फेफड़ों का कुल आयतन। और यहां से आप शुरू कर रहे हैं, यहां से ये किसके अंदर है? वॉल्यूम इन लीटर्स, ये लीटर्स के अंदर है। और ये टाइम इन सेकंड्स, इसको आप छोड़ दीजिए। यहां पर आप सिर्फ देखिए वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम के अंदर 0 से लेकर 6 तक, यानी कि 6 लीटर, ये क्या दर्शा रहा है? फेफड़ों का कुल आयतन दर्शा रहा है। इसके बाद इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कहने यानी कि इनहेल करने की क्षमता, सांस भरने की क्षमता। इसके अंदर दो चीजें आ रही है, एक टाइडल वॉल्यूम आ रही है और एक इसके अंदर आ रही है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कितना बलपूर्वक सांस को भर सकते हैं। अन्य एक चीज आप यहां पर और देखिए, यहां पर अन्य एक चीज और देखिए, ये है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी ऑफ जीव धार्य क्षमता। इसके अंदर कौन कौन सी तीन चीजें ऐड हो रही है? IRV ऐड हो रहा है, TV ऐड हो रहा है और ERV इसके अंदर ऐड हो रहा है। इसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम कौन सा है? ये रेजिडुअल वॉल्यूम है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी यानी कि वो मात्रा जो हम साधारण रूप से अपने फेफड़ों के अंदर रखते हैं, साधारण रूप से हम फेफड़ों के अंदर रखते हैं, या फिर जो हम सांस लेने के लिए और छोड़ते समय हम बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो उसके अंदर ये ERV भी ऐड हो जाएगी, बलपूर्वक आपको निकालनी पड़ती है। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये हो जाएगी, अगर एक एक्स्ट्रा चीज आप देखना चाहें तो। और बाकी हम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यानी कि कितना? ये 1 लीटर यहाँ पर है, यानी कि इसके बीच में 1 लीटर है, 1 लीटर ही है, और यहाँ पर आधा लीटर है, यानी कि यहाँ पर आधा लीटर है। तो इस आधे लीटर के अंदर हम इनहेल एक्सेल करते हुए चल रहे हैं। ये क्या हमारी चल रही है? टाइडल वॉल्यूम हमारी चल रही है। ये हमारी क्या चल रही है? टाइडल वॉल्यूम चल रही है। सेम की सेम चीजें हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको रिप्रेजेंट जो है वो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। अनेक अनेक माध्यम के साथ, अनेक अनेक चार्ट के साथ रिप्रेजेंट इसको अनेक तरीके से किया जा सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। हमेशा आपको चीजें सेम ही मिलेगी। अगर आपने वैल्यू को पता लगा लिया कि वैल्यू कितना है, रेजिडुअल टाइडल वॉल्यूम 500, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200, रेजिडुअल वॉल्यूम 1300, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000,
ये आपको पता है, तो इससे आप क्या निकालोगे, टोटल लंग कैपेसिटी 6000, वाइटल कैपेसिटी 4300, इतनी संख्या आपको पता है तो आप फिर कैसा ही डायग्राम आ जाए आप समझ लोगे और ये आप चीज कर लोगे। और ये आपको पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू क्या है, कौन सा नाम जो है वो क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पर एक शब्द आया था, एक डिवाइस आया था, एक उपकरण आया था जिसका नाम था स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर को कल की क्लास में तस्वीर में दिखाना भूल गया था, तस्वीर आप इस क्लास के अंदर देखिए, ये है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर को यूज कैसे करते हैं भाई, ये देखिए आप, एक तरफ स्पायरोमीटर के माउथ पीस लगा होगा या फिर एक पाइप लगी होगी जो आपने मुख के अंदर रखते हैं। अब स्पायरोमीटर को यूज करने के लिए यहां पर एक मीटर लगा हुआ है और यहां पर कुछ लिक्विड है। आप क्या करते हैं, सांस बलपूर्वक सांस भरते हैं अपने फेफड़ों के अंदर, बलपूर्वक सांस भरते हैं, जितना अधिकतम बल से आप जितना अधिकतम वायु अपने फेफड़ों भर सकते हैं उतनी वायु आप भरते हैं। उसके बाद आप इस पाइप को इस्तेमाल करते हैं और जोर से अधिकतम एक्सेल करते हैं, फिर आप जितना भी वायु को बाहर निकाल सकते हैं उतनी वायु को आप यहां से बाहर निकालते हैं और उस बिंदु तक निकालते हैं जहां पर और वायु को बाहर ना निकल सके, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम की जो दीवार है, बाउंड्री है, वहां तक आप वायु को बाहर निकालते हैं। तो जैसे जैसे आप इसके अंदर फूंक मारेंगे, जैसे जैसे आप इसे, तो ये तरल जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा, ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा और जहां भी ये जाएगा, जिस भी मार्ग तक जाएगा, वो क्या हो जाएगी, आपकी वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी। वो आपकी क्या हो जाएगी, वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी। और वाइटल कैपेसिटी किसका निर्धारित करेगी, यानी कि वाइटल कैपेसिटी अगर ज्यादा है तो ज्यादा वाइटल कैपेसिटी का मतलब है कि आपके फेफड़ों के अंदर अधिक वायु आ सकती है, फेफड़ों का आयतन ज्यादा है और आपके फेफड़ों की क्षमता ज्यादा है, तो अधिक वाइटल कैपेसिटी होना एक अच्छी बात है। तो इसमें अगर स्कोर अच्छा आता है यानी कि आपके फेफड़े मजबूत हैं। तो स्पायरोमीटर इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, बहुत बार पूछा गया है, मैं बार बार बोल रहा हूं स्पायरोमीटर, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्पायरोमीटर एग्जामिनर का एक फेवरेट उपकरण है, अनेक बार इसको पूछा गया और बार बार पूछा जाता है और घूम घूम के पूछ रहे हैं, स्पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है या फिर वाइटल कैपेसिटी का मापन किया जाता है, यानी कि दोनों चीजों, कभी इधर पलट दिया कभी इधर पलट दिया। सेम क्वेश्चन कि स्पायरोमीटर किसके मापन में काम आता है, नीचे 4 ऑप्शन लिख दिए, उनमें एक वाइटल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी के मापन का यंत्र है, नीचे 4 नाम, उनमें एक स्पायरोमीटर है। ये घूम फिर के इसी तरह से क्वेश्चन बार बार यहां से पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब रक्त के अंदर, अब हम कुछ बात यहां पर और करेंगे और ये बात होगी क्योंकि हम श्वसन तंत्र के अंदर अध्ययन जो कर रहे हैं वो अध्ययन कर रहे हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना, आदान प्रदान करने की बात यहां पर हो रही है। तो जब रक्त के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, रक्त के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो इसको क्या कहा जाएगा, हाइपोक्सिमिया। क्या कहा जाएगा, हाइपोक्सिमिया कहा जाएगा। हाइपोक्सिमिया कहां पर देखी गई थी भाई ये कमी, हाइपोक्सिमिया ये कहां पर देखी गई थी, जब कोविड हुआ था, कोरोना वायरस, तो हाइपोक्सिमिया शब्द जो है वो काफी चलन के अंदर आया था। हमारे रक्त के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा गिर रही थी, हमारे रक्त के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा गिर रही थी, तो हाइपोक्सिमिया, आप याद कीजिए बार बार वो शब्द आ रहे हैं, हाइपो का मतलब कम, ऑक्सीमिया यानी कि ऑक्सीजन के लेवल, तो कम ऑक्सीजन का स्तर अगर ब्लड के अंदर है तो उसको क्या कहा जाता है, हाइपोक्सिमिया कहा जाता है। कुछ वैसी कंडीशन हमने कोविड के अंदर देखी थी, कोविड के अंदर हमने देखी थी। उत्तक के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा की कमी, उत्तक के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा, उत्तक मतलब, अब रक्त के अंदर, रक्त तो खुद क्या एक सप्लाई करने वाला एक एजेंट है, कि रक्त तो क्या है कि जहां से उत्तक जो है वो ऑक्सीजन लेगा, लेकिन अगर रक्त के अंदर कमी है और उत्तक के अंदर कमी है, यानी कि कोशिका के अंदर कमी है, तो उसको क्या कहा जाएगा, हाइपोक्समिया, हाइपोक्समिया कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, इसको हाइपोक्सिया कहा जाएगा, इसको हाइपोक्समिया कहा जाएगा। हाइपोक्समिया और हाइपोक्सिया सिमिलर सिमिलर से नाम है, ध्यान रखना है। हाइपोक्सिया तो किसका नाम है, जहां पर उत्तक या कोशिका के स्तर पर कमी है, और जब रक्त में कमी है तो हाइपोक्सिमिया, रक्त में कमी है तो हाइपोक्सिमिया, और जब उत्तक या फिर कोशिका के स्तर पर कमी है तो उसको क्या कहा जा रहा है, हाइपोक्सिया कहा जा रहा है। श्वसन तंत्र की पेशियां पढ़कर आए हैं भाई, इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम। इंटरकोस्टल की संख्या कितनी है, इंटरकोस्टल की संख्या कितनी है, 11, 11 इनकी इंटरकोस्टल की संख्या कितनी है, 11। और डायफ्राम जो है, डायफ्राम एक अन्य डोम के आकार की पेशी है, डोम के आकार की पेशी है। श्वसन दर नवजात के अंदर 40 से 45 है। मानव के फेफड़े 1 घंटे में CO2 छोड़ सकते हैं 18 लीटर। ये कहीं कहीं क्वेश्चन जो है वो यहाँ वहाँ आए हुए थे, तो उनको यहाँ पर सीधा रखा गया है। चलिए भाई आगे बढ़े। उसके बाद हाइपर वेंटिलेशन।
हाइपर वेंटिलेशन गहरी व तेज श्वसन प्रक्रिया, हाइपर वेंटिलेशन गहरी व तेज श्वसन क्रिया। हाइपर, फिर नाम वही आ रहा है, हाइपर यानी कि ज्यादा, वेंटिलेशन यानी कि सांस लेना, जब सांसें तेज होती है तो उसको क्या कहते हैं, गहरी व तेज श्वसन, गहरी व तेज श्वसन प्रक्रिया। डेड स्पेस, ये नाम आपने ध्यान रखना है। डेड स्पेस क्या है, वायु की वह मात्रा जो श्वसन क्रिया में शामिल तो होती है परंतु अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाती, नाक या मुख से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के स्तर तक प्रवाहित वायुमार्ग की कुल मात्रा है और मनुष्य में औसतन लगभग 150 मिलीलीटर है। 150 मिलीलीटर है। प्रत्येक श्वसन इंस्पिरेशन के अंत में डेड स्पेस प्रश्वसन वायु से भर जाता है, लेकिन यह वायु अपरिवर्तित रूप से बाहर निकल आती है। इसको आप चित्र के रूप में थोड़ा सा देखिए भाई, इसको आप चित्र के रूप में थोड़ा देखिए। जैसे ये आप यहां पर देखिए, जब श्वसन होता है नॉर्मली तो क्या होगा कि आप जैसा आप समझते हैं, जैसा हम सब समझते हैं, आपने सांस को लिया, वायु यहां से आई, यहां पहुंची, यहां एल्वियोल्स हैं, उनके अंदर परिवर्तन हुई और यहां से फिर ऑक्सीजन को लेकर गई और यहां से वापस आते हुए इसी जगह से क्या उठाया, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये यहां से होते हुए वापस बाहर की तरफ आ गई। और ये मात्रा हम क्योंकि देख रहे हैं बार बार, ये 500 ml मात्रा हम बता रहे हैं कि 500 ml हम टाइडल वॉल्यूम है हमारी। लेकिन डेड स्पेस क्या है कि डेड स्पेस के अंदर कहा जा रहा है कि लगभग 150 ml वायु ऐसी है कि जो यहां से चलती तो है, जो यहां से चल रही है इधर आने के लिए, लेकिन वो जब तक यहां आई है ना तब तक यहां से वापस वायु ने आना शुरू कर दिया है, कि जो रास्ते में रह जा रही है। और यहां से जब बाहर जाने वाली है तो बिल्कुल एकदम अंत वाला हिस्सा है, ये यहां आया तो यहां से वापस आना शुरू हो गया। तो कुछ हिस्सा जो है, यानी कि जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो कुछ हिस्सा हमेशा क्या होता है, खाली रह जाता है, या फिर वहीं उसी पाइप के अंदर रह जाता है, या फिर विंड पाइप पूरी तरह से खाली नहीं हो पाती, उसको क्या कहते हैं, डेड स्पेस कहते हैं। यानी कि पूरी की तरह से आप जो भी वायु की मात्रा उसको बाहर नहीं निकाला, कुछ वायु की मात्रा कहाँ रह गई, आपके विंड पाइप के अंदर रह गई, वो एक्सचेंज के अंदर शामिल नहीं हो पा रही है, एक्सचेंज में वो शामिल नहीं हो पा रही है, उसको क्या कहते हैं, डेड स्पेस कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, डेड स्पेस कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, डेड स्पेस कहा जाता है। और ये अपरिवर्तित रूप से बाहर निकल जाती है, यानी कुछ हिस्सा हमेशा क्या रहता है कि अपरिवर्तित रह जाता है, यानी कि ऊपर से आना शुरू हुआ, एक्सचेंज होने से पहले जो बिल्कुल अंत के भाग थे ना, उनको कह दिया कि भाई वापस चलिए, तो वापस बाहर की तरफ चले गए। वापस यहां से जब वापस जा रहे थे तो इधर से जब वापस आए तो इन्होंने इनको वापस साथ के साथ ले आए। तो इस तरह से जब पूरी की पूरी लाइन के अंदर ये जा रहे हैं तो नीचे वाला जो हिस्सा है ना वो पीछे रह जा रहा है, और जब दोबारा वापस आ रहे हैं तो उनके साथ वो मिल जा रहा है। ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। व्यायाम के श्वसन तंत्र पर प्रभाव क्या पड़ेंगे, ये यहां पर आपको देखना है, ये महत्वपूर्ण है। जिस तरह से हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर देखा कि हृदय की दीवारें बड़ी हो जाएगी, हृदय गति जो है वो नीचे गिर जाएगी, और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा आराम की स्थिति के अंदर। वैसे ही हम यहां भी देखने वाले हैं कि क्या क्या प्रभाव श्वसन तंत्र के ऊपर पड़ने वाले हैं। सामान्य तौर पर श्वसन तंत्र पर एरोबिक व सहनशीलता प्रशिक्षण ज्यादा प्रभावित करता है। और एरोबिक व सहनशीलता यानी कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग, इसको हम जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं एंड्योरेंस ट्रेनिंग भी इसको कहा जाएगा। एक बात आपको, एरोबिक और एंड्योरेंस ट्रेनिंग, एरोबिक को कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग भी कहा जाएगा, कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज या फिर ट्रेनिंग एक्सरसाइज। अब आप जो जिम के अंदर या फिर आजकल जो आधुनिक शब्द देख रहे हैं कि कार्डियो करना है, कार्डियो करना है, कार्डियो करना है, उस कार्डियो करने का पूरा नाम क्या है, कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज है। कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज उसका पूरा नाम है, जहां पर आप अपने हृदय और फेफड़ों को कार्य करवा रहे हैं। कार्डियो जो छोटा नाम है, पूरा नाम क्या है, कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज है उसका नाम, उसका पूरा नाम क्या है, कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है। फेफड़ों का आयतन या फिर लंग वॉल्यूम में बढ़ोतरी होगी। फेफड़ों का आयतन हम कितना देख के आए हैं भाई, सामान्य रूप में 6 लीटर। 6 लीटर हमने क्या देखा है कि फेफड़ों का आयतन है, और बढ़ोतरी किस में हो जाएगी, इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। जब आप निरंतर व्यायाम करेंगे, एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे, तो आपके फेफड़ों के अंदर अपने वॉल्यूम जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, आपके फेफड़ों में ज्यादा वायु समाने लगेगी। जब ज्यादा वायु समा रही है तो वाइटल कैपेसिटी के अंदर भी बढ़ोतरी होगी। जो जीव धार्य क्षमता है, वाइटल कैपेसिटी है,
उसके अंदर भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। इन दोनों के अंदर बढ़ोतरी होगी। और वाइटल कैपेसिटी के अंदर अप्रशिक्षित खिलाड़ी जो है, अप्रशिक्षित व्यक्ति जो उसको 3 से 4 लीटर है, प्रशिक्षित खिलाड़ी के अंदर कितनी हो जाएगी, 5 से 6 लीटर हो जाएगी। और दोनों की दोनों जो ये मात्राएं हैं, ये कौन सी मात्राएं हैं, आराम की अवस्था की मात्रा है। ये कौन सी मात्रा है, आराम की अवस्था की मात्रा है। अब आप अगर कहिए कि भाई ये 4700 हम देख के आए हैं, तो 4700 क्यों नहीं है, ये सामान्य एवरेज है महिला और पुरुष दोनों के लिए। तो महिलाओं के अंदर ये कम रहेगा, पुरुषों के अंदर थोड़ा ज्यादा रहता है। तो ये एवरेज दिया हुआ है, हर व्यक्ति की 4700 ये जरूरी नहीं है। हाँ, खिलाड़ियों के अंदर ये थोड़ा इसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, या फिर इसमें बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी अगर खिलाड़ी नियमित व्यायाम कर रहे हैं तो। श्वसन दर, ब्रीदिंग रेट या फिर रेस्पिरेटरी रेट, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि टाइडल वॉल्यूम भी कह सकते हैं। आराम की अवस्था में एक प्रशिक्षित खिलाड़ी की श्वसन दर में गिरावट देखी जाएगी, श्वसन दर में गिरावट देखी जाएगी। जिस तरह से हार्ट रेट गिर जा रही है ना, जिस तरह से हृदय गति गिर जा रही है, उसी तरह से श्वसन दर भी गिर जाएगी। यानी कि हम जब अच्छे खिलाड़ी बन जाते हैं तो हमारा हृदय धीमे धड़कना शुरू कर देता है। ठीक उसी तरह से जैसे हम अच्छे खिलाड़ी बन जाएंगे ना, तो हमारा फेफड़े जो है या फिर हमारा श्वसन तंत्र है, ये भी धीमे कार्य करना शुरू कर देगा। और लॉजिक सेम है। हृदय धीरे काम क्यों करना शुरू करता है, क्योंकि हृदय बड़ा हो गया है। हृदय क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। अब वो उतना ही काम कम समय में कर ले रहा है, इसलिए वो थोड़ा आराम ज्यादा कर ले रहा है। ठीक वही फॉर्मूला, ठीक वही लॉजिक कहां पर काम करेगा, आपके फेफड़ों के अंदर भी काम करेगा। क्योंकि नियमित व्यायाम करने से फेफड़ों का आयतन बढ़ा है, फेफड़ों का आयतन बढ़ा है। फेफड़ों का आयतन बढ़ने की वजह से अब वही काम फेफड़े जो है वो अधिक कर पा रहे हैं। यानी कि हर बार में एक बार सांस लेने के अंदर अधिक काम किया जा रहा है। तो ये अपने काम करने की जो दर है उसको क्या कर देंगे, धीमा कर देंगे। ये बात आपने यहां पर ध्यान रखनी है। श्वसन दर के अंदर अप्रशिक्षित व्यक्ति जो 12 से 20 बार सांस ले रहे हैं, एवरेज को थोड़ा बड़ा कर दिया गया। पहले 14 से 18 बोला था, अब इसको 12 से 18 कर दिया। एवरेज को थोड़ा सा यहां पर बड़ा कर दिया गया है। प्रशिक्षित खिलाड़ी जो 7 से 8 बार या फिर 7 से 8 प्रति मिनट, जब प्रशिक्षित खिलाड़ी बोला जाता है तो ये ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और खास तौर पर क्रिकेट के खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा, जो एंड्योरेंस एथलीट्स हैं, जो फुटबॉल गेम में खेल रहे हैं, जो 10,000 मीटर दौड़ रहे हैं, मैराथन दौड़ रहे हैं, या फिर रोइंग के अंदर हैं, टेनिस के अंदर हैं, हॉकी के अंदर हैं, वो खिलाड़ी जिनको एंड्योरेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो उन खिलाड़ियों की बात यहाँ पर हो रही है। फिर अगला आता है मैक्सिमम मिनट वेंटिलेशन, कुल वायु की मात्रा जो 1 मिनट में इंस्पायर सांस भरना है फिर एक्सपायर छोड़ी जाएगी। अप्रशिक्षित, अब यहाँ पर जो ये वैल्यूज है ना, यहाँ पर ये जो वैल्यूज है ये ट्रेनिंग के दौरान है, ये ट्रेनिंग के दौरान है। ये मात्राज, ये वैल्यूज ट्रेनिंग के दौरान है। अप्रशिक्षित व्यक्ति 100 लीटर प्रति मिनट उपयोग करेगा, या फिर अप्रशिक्षित व्यक्ति जब ऐसा काम कर रहा है कि जिसके अंदर उसके फेफड़े जो है वो कार्य कर रहे हैं, या फिर हृदय उसका कार्य कर रहा है, तो वहां पर वो 100 लीटर प्रति मिनट उपयोग कर रहा है। प्रशिक्षित खिलाड़ी 150 से 160 लीटर प्रति मिनट वायु आ रही है और जा रही है। इसी तरह से उच्च प्रशिक्षित खिलाड़ी जो है वो 240 लीटर प्रति मिनट, या फिर जिसमें रोइंग के खिलाड़ी हैं जो नाव चलाते हैं, वो खिलाड़ी 240 लीटर प्रति मिनट व्यायाम के दौरान वायु आएगी और वापस बाहर जाएगी। प्रति मिनट इंस्पायर और एक्सपायर करेंगे, या फिर प्रति मिनट इनहेल और एक्सहेल करने वाले हैं। ये वो मात्रा है जो ट्रेनिंग के दौरान है, ट्रेनिंग के दौरान है। ये सामान्य अवस्था में, आराम की अवस्था में वैल्यू ये नहीं है। टाइडल वॉल्यूम, एक सांस के साथ वायु लेना या फिर छोड़ना। अप्रशिक्षित व्यक्ति जो है, जिसने ट्रेनिंग नहीं की है, आराम की अवस्था में 500 मिलीलीटर है। जो प्रशिक्षित खिलाड़ी है वो 600 से 700 मिलीलीटर तक वायु की मात्रा जो है वो अपने फेफड़ों में भरना शुरू करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अप्रशिक्षित 500 मिलीलीटर है और प्रशिक्षित जो है वो 600 से 700 मिलीलीटर है, 600 से 700 मिलीलीटर है। वेंटिलेटरी एफिशिएंसी, अब सबके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है भाई, सब इंप्रूवमेंट हो रही है, सबकी मात्राएं ऊपर जा रही है। सिर्फ एक ब्रीदिंग रेट जो है वो नीचे आया है, सिर्फ एक ब्रीदिंग रेट जो है वो नीचे आया है, बाकी सबके अंदर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। अगला है वेंटिलेटरी एफिशिएंसी या फिर श्वसन दक्षता। प्रश्वसन की गई वायु से, यानी कि आपने वायु को प्रश्वसन किया, यानी कि 500 मिलीलीटर आपने वायु को ग्रहण किया है, और इसके अंदर जितनी भी वायु आई है उसके अंदर 21% ऑक्सीजन है। अब यहां पर प्रश्वसन की गई वायु से ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता है,
जितनी भी वायु हम धारण कर रहे हैं, जितनी भी वायु जो है हम सांस के साथ अंदर ले रहे हैं, उसके अंदर से ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेना, उसके अंदर से ऑक्सीजन को निकाल लेना, ये वो बात हो रही है। वेंटिलेटरी एफिशिएंसी, श्वसन दक्षता, अप्रशिक्षित व्यक्ति को 1 लीटर ऑक्सीजन के लिए 15 लीटर वायु चाहिए। यानी कि बहुत धीमे धीमे, यानी कि 15 लीटर वायु में से वो क्या करेगा, 1 लीटर वायु, 1 लीटर ऑक्सीजन निकालेगा। और प्रशिक्षित खिलाड़ी को 1 लीटर ऑक्सीजन के लिए 12 लीटर वायु चाहिए। यानी कि इसके अंदर भी अब एल्वियोल्स की संख्या बढ़ेगी। अब जो ट्रेनिंग कर रहा है खिलाड़ी, उसके अंदर एल्वियोल्स की संख्या, जहां पर ये एक्सचेंज हो रहा है, जहां पर आदान प्रदान हो रहा है, वहां पर एल्वियोल्स की संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ेगी तो ज्यादा ऑक्सीजन हम ग्रहण करने लगेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन वहां से वायु से निकालने लगेंगे, तो ये फायदा भी होगा। अब न केवल वो ज्यादा सांस अपने फेफड़ों के अंदर भर रहा है, बल्कि वो उसके अंदर एफिशिएंट भी हो गया है। अब ऐसा ऐसा मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो 1 घंटे में, दो दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति 1 घंटे में 2 पाठ करता है और ये व्यक्ति 1 घंटे में 4 पाठ करता है। तो ये स्पीड में तो तेज है ही, लेकिन ये अगर 2 घंटे पढ़ता तो ये 4 घंटे पढ़ रहा है। तो आप मान के चलिए कि ये जो व्यक्ति है उसमें कितना अधिक इंप्रूवमेंट आ रहा होगा। यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर न केवल जब आपकी टाइडल वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि 500 से 600 700 जा रहा है टाइडल वॉल्यूम, यानी कि प्रति श्वास जो आप वायु ग्रहण कर रहे हैं उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और वो जो वायु अंदर जा रही है फेफड़ों के अंदर, वहां से ऑक्सीजन को जो छांटा जा रहा है, वाकई में जो काम किया जा रहा है, वो काम भी आप ज्यादा अच्छे से करने लग गए हैं। तो यहां पर हम दोनों तरीके से हम फायदा उठा रहे हैं कि एल्वियोल्स जो है वो आदान प्रदान बहुत बेहतर करने लग गए हैं और मात्रा भी जो है वो बढ़ गई है। दोनों के दोनों यहाँ पर फायदे हो रहे हैं। व्यायाम के दौरान एल्वियोल्स अधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा संख्या में भी बढ़ोतरी हो जाती है, तो जो ज्यादा गैसों के आदान प्रदान में सहयोगी हैं, तो हम गैसेस के ज्यादा आदान प्रदान करने में सक्षम हो जाएंगे। तो यहां पर फटाफट बताइए भाई, आपको इनमें कोई डाउट है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ व्यायाम के प्रभाव हमें पढ़ने थे। लगभग जो चीजें हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे, लगभग चीजें हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। फटाफट आप कमेंट करके बताइए भाई, आपको इनमें कोई डाउट है या फिर नहीं है, फटाफट बताइए भाई। फटाफट कमेंट कीजिए। मैं आपको क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ठीक है जी। दो चीज आप यहां पर और लिखिए भाई, दो चीज आप यहां पर और लिखिए, ऐड ऑन कर लीजिए और सभी विद्यार्थी करिए भाई इस चीज को। जो हमने यहाँ पर ब्रीदिंग रेट देखा है, जो हमने यहाँ पर ब्रीदिंग रेट देखा है, ब्रीदिंग रेट के साथ दो नाम यहाँ पर और जोड़िए भाई। जिस तरह से हम जब एक तो नाम है ये दो नाम नए ऐड कीजिए भाई, ब्रेडिकार्डिया, एक तो ब्रेडिकार्डिया हम करवा चुके हैं वैसे तो, ब्रेडी कार्डिया, और एक ट्रैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या है कि जब आप परिसंचरण दर जो है या फिर हृदय गति जो है वो धीमी हो जाती है। और इसी तरह ट्रैकीकार्डिया क्या है, जब हृदय गति बढ़ जाती है, जब हृदय गति बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह से यहां भी दो नाम है, वो नाम कौन कौन से हैं? एक नाम तो है ब्रेडी
पीनिया। और यहां कौन सा है? ट्रैकी। और इनके अंदर भी सेम चीज अप्लाई हो रही है, यहां भी सेम चीज अप्लाई हो रही है कि जब ब्रीदिंग रेट जो है कम हो जा रहा है तो उसको क्या कहा जाए? ब्रेडी पीनिया कहा जा रहा है। और उसको क्या कहा जा रहा है? ट्रैकी पीनिया कहा जा रहा है। ये दोनों के दोनों आपने ध्यान रखने हैं। ये तो बात किसकी हो रही है? सर्कुलेटरी सिस्टम की। ये बात किसकी हो रही है? इनके नाम के अंदर कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको क्या किया, दोनों के दोनों यहाँ पर, दोनों तंत्रों के नाम यहाँ पर साथ लिखे हैं। इनके बारे में ध्यान रखना। ये तो है परिसंचरण की बात। ये यहाँ बात किसकी हो रही है? परिसंचरण तंत्र की बात हो रही है। यहाँ बात किसकी हो रही है? परिसंचरण तंत्र की बात हो रही है। और यहां पर बात किसकी हो रही है? श्वसन तंत्र की। यहाँ बात किसकी हो रही है? श्वसन तंत्र की बात हो रही है। ये दोनों, ये चारों नाम ध्यान रखने हैं भाई। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिपीनिया, ट्रैकिकार्डिया, ट्रैकीपीनिया, ये चार नाम ऐड ऑन कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा प्रश्न यहां से पूछा जाता है। और ये सेम, ये सारी की सारी बात है कौन सी? एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की है कि व्यायाम के प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, व्यायाम के प्रभाव क्या पड़ रहे हैं। और आप वाइटल कैपेसिटी को मापने के लिए आपको कोई यंत्र चाहिए, आपको भिन्न भिन्न चीजें चाहिए कि आप वाइटल कैपेसिटी को मापें या फिर, लेकिन श्वसन दर को और आपके हृदय गति को मापने के लिए कोई यंत्र नहीं चाहिए। आप सांसों को मापने के लिए आप सिर्फ काउंट करना है और हृदय गति को मापने के लिए आपको आपके पल्स को काउंट करना है। तो ये बहुत कॉमन ऐसी चीजें हैं कि जो आप अपने आप पता लगा सकते हैं कि ये व्यायाम के प्रभाव 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल के बाद क्या पड़ रहे हैं। ध्यान रखना है भाई। ये दो चार शब्द जो है वो एड ऑन कर लीजिए और इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और यहां पर इंग्लिश का जो शब्द है ट्रैकीपीनिया जो है उसकी स्पेलिंग ये रहेगी। और ब्रेडी जो नाम है वो आप बार बार आ रहा है, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडी ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडीपीनिया और ट्रैकीपीनिया। ये नाम चार ध्यान रखने हैं भाई, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। ब्रेडीपीनिया, ट्रैकीपीनिया, ब्रेडिकार्डिया और ब्रेडी ट्रैकीपीनिया, ट्रैकीकार्डिया, ये चार नाम ध्यान रखने हैं। यहां पर ये परिसंचरण के हैं। एक्सप्लेन भी मैं साथ में कर देता हूं इनको। यहां पर क्या बात जो है वो हो रही है? जब यहां पर बात किसकी हो रही है? हृदय गति की बात हो रही है। यहां बात किसकी हो रही है? हृदय गति की बात हो रही है। हृदय गति पर व्यायाम का प्रभाव, व्यायाम का प्रभाव यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि जब हृदय गति नीचे गिरेगी तो ब्रेडिकार्डिया, जब बढ़ेगी तो ट्रैकीकार्डिया है। और इसी तरफ आप देख रहे हैं श्वसन दर पर, श्वसन दर पर व्यायाम का, व्यायाम का प्रभाव आप यहां पर देख रहे हैं। ये दोनों चीजें आपने नोट डाउन कर लेनी है कि ब्रेडिकार्डिया जब हृदय दर नीचे पड़ जाती है, ट्रैकीकार्डिया जब हृदय दर बढ़ जाती है, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडीपीनिया जब श्वसन दर नीचे पड़ जाती है, और ट्रैकीपीनिया जब श्वसन दर बढ़ जाती है। अब इसके साथ एक बात आपने और नोट कर लेनी है, और वो है कि इसके अंदर अच्छी बात कौन सी है भाई? ये बात अच्छी है, ये व्यक्ति ज्यादा स्वस्थ है, ये व्यक्ति क्या है? अधिक स्वस्थ है। और ये व्यक्ति क्या है? अधिक स्वस्थ है। ये व्यक्ति जो है वो क्या है? अधिक स्वस्थ है। यानी कि आपकी हृदय दर नीचे पड़े और श्वसन दर नीचे पड़े, वो व्यक्ति ज्यादा फिट है, वो व्यक्ति ज्यादा फिट है। ये भी आपने यहां पर ध्यान रखने कि लाभ कौन सा है, लाभ कौन सा है। अब यहां पर पूछ लिया जाए कि निरंतर एक व्यक्ति जो है वो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस के व्यायाम कर रहा है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो उसके ऊपर प्रभाव ब्रेडीपीनिया पड़ेगा और ब्रेडीकार्डिया पड़ेगा। ये ध्यान रखना है आपने। ये दोनों के दोनों आपने नाम ध्यान रखने, दोनों के दोनों शब्द आपने ध्यान रखने हैं। नोट डाउन कर लिया भाई आपने ये चारों के चारों शब्द, क्योंकि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव यही पड़ेंगे, यही देखे जाते हैं सबसे पहले। तो आपने इनके अंदर कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी, कोई भी आपने लापरवाही इनके अंदर नहीं बरतनी है। ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडीपीनिया, ट्रैकीपीनिया, ये चारों नाम आप नोट डाउन कर लीजिए। और यहां पर कैसे पूछा जा सकता है प्रश्न, कि एक प्रश्न आएगा कि निम्न में से दीर्घकालीन समय तक या फिर दीर्घकालीन अवस्था तक कार्डियो रेस्पिरेटरी व्यायाम करने के प्रभाव हैं,
तो ये चारों नाम लिखे होंगे और ऑप्शन के अंदर 1 2 या फिर 3 4 2 1 इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत अच्छा और बहुत शानदार क्वेश्चन ये बनेगा, तो नोट डाउन कर लीजिए भाई। इसके बाद हम हमारी आज की जो कक्षा है उसको हम समाप्त करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास इतना मैटर था नहीं। कल की जो कक्षा होगी उसके अंदर मस्कुलर सिस्टम को हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हम हमारे पास जो 4 प्रत्यक्ष रूप में आपके व्यायाम पर, आपकी शारीरिक गतिविधियों पर प्रभाव डालने वाले कौन से हैं? श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र और आपका परिसंचरण तंत्र, और चौथा है मस्कुलर सिस्टम या फिर पेशी तंत्र। ये 3 हम कर चुके हैं और चौथा हम कल शुरू करने वाले हैं। चौथा हम जो प्रत्यक्ष रूप से आपकी शारीरिक गतिविधियों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है वो कौन सा है? वो कौन सा पेशी तंत्र है, उसको हम कल की क्लास में शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो भैया आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिए। हमारे पास आज थोड़ा समय है तो हम आपस में बात भी कर लेते हैं। आपके कोई डाउट है तो। बुक कब तक आएगी? बुक के बारे में क्वेश्चन मुझे कई पूछे जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास जवाब जो बुक के संबंध में है वो यही है कि संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती जो है वो थोड़ी आ जाए तो उसके बाद हम बुक को लॉन्च करने वाले हैं। बुक लगभग तैयार है हमारी, बस थोड़ा लालच हो रहा है कि कुछ और चीज़ें ऐड हो जाएं, कुछ और चीज़ें ऐड हो जाएं, बस वही लालच यहाँ पे थोड़ा सा चल रहा है। बाकी बुक तैयार है, लेकिन वो भर्ती थोड़ी आ जाए, भर्ती 40% का जो नियम उसकी वजह से अटक रखी है थोड़ी। जैसी वो भर्ती आती है तो बुक जो है लॉन्च कर दी जाएगी। इसके अलावा किसी को कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए फटाफट, के बाद हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम सबको समझ में आ गया भाई? फटाफट थम्स अप कर दीजिए अगर समझ में आ गया है तो, और डाउट्स है तो आप फटाफट पूछिए। सातवीं यूनिट की क्लासेस देख लीजिए भैया, आप खुद नोट डाउन कर लीजिए कि कितनी क्लास और होगी। सातवीं यूनिट के अंदर अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं और रेस्पिरेटरी के बाद मस्कुलर सिस्टम करेंगे। कम से कम 3 या 4 क्लास मस्कुलर सिस्टम की लगेगी। उसके बाद पाचन तंत्र 1 या 2 क्लास, नर्वस सिस्टम या फिर तंत्रिका तंत्र 2 क्लास, एक्सक्रेटरी सिस्टम 1 क्लास और एंडोक्राइन सिस्टम 1 क्लास। वो सारे के सारे सिस्टम 1 1 क्लास 1 1 घंटे के हैं। उसके बाद फूड है, भोजन, उसके बाद हेल्थ और रोग, तो लगभग आप मान लीजिए कि इसमें थोड़ा समय लग जाएगा। लेकिन अभी हम फरवरी में 2 क्लासेस शुरू कर देंगे तो उसमें बाद आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा जल्दी पढ़ने लग जाएगा। हम दूसरी तरफ, यानी कि यहाँ पर बड़ी यूनिट आपकी चल रही है तो दूसरी तरफ छोटी यूनिट, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 और ये जो छोटी यूनिट और यूनिट नंबर 2 जो है उनको साथ में शुरू कर देंगे। तो आपका जो सिलेबस है वो मार्च एंड तक हम कंप्लीट कर लेंगे। प्रयास तो यही रहेगा भाई, कम से कम। चलिए भाई, सभी बच्चों को अभी तक समझ में आ रहा है, और लगातार अध्ययन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं और पीछे वाला साफ होता जा रहा है। तो लगातार अध्ययन करते रहिए और साथ में जुड़ते रहिए, क्लासेस देखते रहिए और इसी तरह से सहयोग जो है वो आप करते रहिए। धन्यवाद।